Hello students, how are you? Hope you all are doing well. So today I am sending you short and long question answer of chapter number 2 history, which is the rise of East India Company. So let's start. First short answer question is, why did the British clash with सिराजुद्दौला the नवाब of Bengal? ब्रिटिशर्स के सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, उनके साथ झगड़ा क्यों हुआ? सो द मेन रीज़न behind this is because सिराजुद्दौला furious at the British. सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स पे गुस्सा था because the Britishers were misusing their power. So he captured companies officials and blocked English ships, क्योंकि उसे लगता था कि ब्रिटिशर्स जो है अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं. ये चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. Question number second is how was the Battle of Plassey a turning point in Indian history? Indian history में Battle of Plassey एक turning point क्यों मानी जाती है? Because it is known as the turning point because that established the era of British domination and further conquest of India. क्योंकि इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स का इंडिया में जो डोमिनेशन था वो इस्टेब्लिश हो गया था और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में सक्सेसफुल रहे थे? द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट द ब्रिटिश वर स्ट्रॉन्ग एट सी. समुद्री रास्ते पे काफ़ी मजबूत थे और कोई भी इंडियन स्टेट जो है उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स को हरा सके, ब्रिटिश नेवी को हरा सके. सेकेंड इज़ इंडियन रूलर फेल टू क्रिएट अ स्टेबल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो जो इंडियन रूलर्स थे उनके बीच में डिसयूनिटी थी, एकता नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक स्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को मिला. थर्ड इज़ द इंडियन स्टेट लेक्ड यूनिटी. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंडियन स्टेट में यूनिटी का अभाव था. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन इंडिया. सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडिया में स्टार्ट किया था. ये एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एनेक्सेशन है. इसके बारे में हम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एक्सप्लेन द टर्म रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स ने जो टर्म रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था? This means that British administration was carried out according to the law which defined the rights and duties of the people. इसका मतलब है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कानून के हिसाब से चलेगा जिसमें लोगों को कुछ राइट्स, कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य दिए जाएंगे, लेकिन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द विम्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज़. ठीक है, मतलब जो जनता है वो उनको कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ दी जाएंगी, वो लोग जो है ब्रिटिश अथॉरिटी के हिसाब से नहीं चलेंगे. लेकिन ऐसा नहीं था, ये सिर्फ कागज़ी नियम थे. रूल ऑफ लॉ कहीं पे भी इस्टेब्लिश ब्रिटिशर्स ने नहीं किया था. Now let's start the long answer question. Question number 1 is who defeated in the battle of Buxar. तो मीर कासिम, नवाब of अवध, सौजादुद्दौला, मुगल एम्पायर and शाह आलम II were defeated in the battle of Buxar. What were the consequences of war? इस war के क्या रिजल्ट मिले? It resulted in the Treaty of Allahabad in which the Mughal Empire surrendered sovereignty of Bengal to the British. इसका फ़ायदा ये हुआ है, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई जिसमें मुग़ल एम्पायर ने बंगाल का शासन जो है ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दिया. सेकंड था द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नाउ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन इंडिया. और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पावरफुल फोर्स बन गई थी. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स विच स्टेट्स वर एनेक्स ऑन इट्स बेसिस. देखिए बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स हम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है बिना उसके मेल बच्चे के, यानी कि बिना बेटे के, उसका अगर बेटा नहीं है लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो किंगडम है, साम्राज्य, वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा. तो इस प्रोसेस से झांसी, सतारा, नागपुर जैसे साम्राज्य को, किंगडम को कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में मिलाया था. How did Lord Cornwallis organize the Indian civil services? Why were the Indian excluded from it? कॉर्नवालिस ने किस तरह से इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी? और कॉर्नवालिस ट्राई टू मेक द इंडियन सिविल सर्विसेज ऑनेस्ट एफिशिएंट. वो चाहता था कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो हों वो ऑनेस्ट हों, एफिशिएंट हो, इसीलिए उनकी सैलरी बढ़ा दी गई थी और
उनको किसी भी तरह के प्रेजेंट्स या किसी भी तरह की घूस ब्राइब्स लेने की मनाही थी। इंडियंस को जो है इंडियन सिविल सर्विसेज दूर रखा गया था बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड एन एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ब्रिटिश आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हो वो उनके आइडियाज़ और प्रैक्टिस पर बेस हो, और ऐसी एबिलिटी इंडियंस में नहीं है, वो इंडियन को इतना ट्रस्टवर्दी नहीं समझते थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ पुलिस इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अगर आपने सभी वीडियोस ध्यान से देखी हो तो उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझाए हुए हैं। मैं एक बार इसका आंसर रीड कर देती हूँ। द थर्ड पिलर ऑफ ब्रिटिश वॉज पुलिस। कॉर्नवालिस रिलीव द जमींदार्स ऑफ देयर पुलिस फंक्शंस एंड एस्टैब्लिश अ रेगुलर पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस फोर्स की शुरुआत होने से पहले ज़मींदार्स को जो है पुलिस का काम करना पड़ता था, लेकिन उसके बाद रेगुलर पुलिस को जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उनको फंक्शंस दिए गए, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ज़मींदारों से जो उनका पुलिस के काम थे वो उनसे ले लिए थे। द पुलिस ग्रेजुअली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग मेजर क्राइम सच एज डकैती, और पुलिस जो है अपने कामों में सफल भी हुए थे डकैती रोकने जैसे कामों में। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ वॉज पंजाब फाइनली कन्क्वेर्ड ऑन, कैसे पंजाब को फाइनली कब्ज़ा कर लिया गया। तो उसका रीज़न ये था कि 21 फरवरी को 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने defeat किया था सिख एम्पायर को at the Battle of Gujarat, bringing to an end of Second Anglo-Sikh War. Following the victory, the East India Company annexed the Punjab on 2 अप्रैल 1849। ठीक है, जब ये लड़ाई वो जीत गए थे तो उसके बाद जो है 1849 में 2 अप्रैल को इंडिया ने पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हाउ डिड दे सक्सीड इन देयर ऑब्जेक्टिव। क्या मेन मोटिव था ब्रिटिशर्स का? कि ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव तो ट्रेड करना था। वो जब यहाँ आए थे तो उनका मेन मोटिव ट्रेड करना था, और वो चाहते थे कि वो इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पर कब्जा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और इस चीज़ में वो सफल भी रहे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना भी शुरू कर दिया था। Now the last question is what was the main aim of organizing the Indian civil service by Lord Cornwallis in India। ये क्वेश्चन देखिए बार बार आ जाता है कि क्या मेन एम थे इंडियन सिविल सर्विस जिसको इंडिया में स्टार्ट करने के। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है।